गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर सीरीज़ जिसमें हम डेली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं CSIR नेट का। इससे आपके मोस्टली क्वेश्चंस हो जाएंगे और आप ये चेक कर सकते हो, आप PYQ करके देखोगे तो आपके मोस्टली क्वेश्चन इस वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। तो सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। तो ग्लाइको मतलब शुगर और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो जब शुगर का जो ब्रेकडाउन होता है, आप देख सकते हो, जब शुगर का ब्रेकडाउन होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब शुगर का ब्रेकडाउन क्यों होता है, हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, तो आपको पता है हम शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो, उसको एनर्जी के लिए लेते हैं। तो अब क्या होता है कि जो ग्लूकोज है ना वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होता है किसी पाथवे में, तो इसलिए हमें उसकी फॉर्म को चेंज करना पड़ता है, ग्लूकोज को पायरूवेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके लिए हमको शुगर का ब्रेक डाउन करना पड़ता है, क्योंकि ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन और पायरूवेट में होते हैं 3 कार्बन, तो हम 2 मोल बना लेते हैं पायरूवेट के। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस इज़ अ मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे मतलब कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे फॉलो करता है ये, तो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कैटाबॉलिज्म को फॉलो करता है, क्योंकि इसमें हमारा ब्रेकडाउन लाइसिस हो रहा है किसका, शुगर का। उसके बाद पहले हम इसका एक ब्रीफ देख लेते हैं कि ये क्या है, कैसे हो रहा है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है एक 10 स्टेप की प्रोसेस होती है। तो 10 स्टेप को जब हम 5 स्टेप्स में बांट रहे हैं तो हम देखेंगे जो फर्स्ट से 5 स्टेप होते हैं ना वो प्रिपरेटरी फेज होते हैं, यानी उसमें ATP को ये यूज़ करेगा, ATP को यूटिलाइज करेगा, एनर्जी को इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद जो लास्ट के 5 स्टेप होते हैं उसमें क्या करा है, उसने जो एनर्जी यूज़ की है तो उसको पे ऑफ भी करना पड़ेगा, जो पैसा लगाया है वो वापस भी मिलना चाहिए। तो अब क्या करेगा, ये ATP को गेन करेगा। तो इस जो स्टेप्स होते हैं ना इसमें हमको बोलते हैं एनर्जी जनरेशन फेज, क्योंकि इस स्टेप में ये ATP गेन करता है। तो शुरू के 5 स्टेप में उसने यूटिलाइज़ किया, इन्वेस्ट किया, और लास्ट के 5 स्टेप में उसको वो वापस इन्वेस्ट होके मिल गया। उसके बाद सबको पता है लोकेशन होती है ग्लाइकोलाइसिस की साइटोसोल। अब क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट, अब जब ग्लाइकोलाइसिस को हम बोलते हैं एनारोबिक, तो अब यहाँ मैंने एरोबिक रख रखा है, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैंने यहाँ एरोबिक कंडीशन मेनली क्यों रख रखा है, कि ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट होती है एरोबिक कंडीशंस में। तो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है उसमें बिल्कुल ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता, तो जो वो प्रोसेस है ना वो एनारोबिक प्रोसेस है। लेकिन जो कंडीशन चाहिए ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट होने के लिए वो है एरोबिक कंडीशन मेनली, एनारोबिक में भी हो सकती है बट मेनली एरोबिक कंडीशन चाहिए। उसके बाद हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि हम क्यों करते हैं, क्या होता है। तो ग्लूकोज है ये आपका, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ये जो आपको 10 स्टेप बताए ये हुए, उसके बाद हमको 2 मोल पायरूवेट के मिल गए। अब क्या होगा, अब ये 2 मोल पायरूवेट के अनारोबिक कंडीशन में क्या करते हैं, 3 कार्बन के 2 लैक्टेट बना देते हैं। जैसे कि जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना तब ये सब प्रोसेस होती है। उसके बाद एरोबिक कंडीशन होगी तो क्या होगा, 2 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल बना देगा। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है और उसके साथ में CO2 + H2। अब CO2 क्यों निकला, क्योंकि ये 2 कार्बन का है, तो 1 कार्बन कहाँ जाएगा, तो वो CO2 हो गया। अब ये कहाँ होता है, एनिमल, प्लांट और मैनी माइक्रोब्स में इस एसिटाइल कोएंजाइम को यूज़ करते हैं। आप आगे भी हम साइकिल्स पढ़ोगे ना तब आपको समझ आएगा, ठीक है। एनिमल, प्लांट और कई जगह ये फिर एसिटाइल कोएंजाइम यूज़ होगा। उसके बाद एनारोबिक अगर कंडीशन होगी तो फर्मेंटेशन बोलते हैं जिसको, इथेनॉल बनेगा और CO2 बनेगा, ये यीस्ट में वगैरह में, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे 5 स्टेप में यूटिलाइज होना और वो सब, तो हम अब पूरा ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, हम वो देखेंगे। तो देखो क्या होता है, अब ग्लूकोज है 6 कार्बन का, यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज है, इस 6 कार्बन के ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो अब आप देख सकते हो क्या हुआ है, इसमें एक फॉस्फेट का एडिशन हो गया है, ठीक है। 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का है, बस इसमें एक फॉस्फेट का एडिशन हो गया है। तो अब ये जो एंजाइम होता है काइनेज एंजाइम, ये आप हमेशा के लिए याद रखो कि काइनेज एंजाइम एडिशन करवाता है फॉस्फेट का। तो यहाँ पे हेक्सोकाइनेज हमने यूज़ किया और इसको चाहिए होता है मैग्नीशियम और ATP। अब ये एक्सोकाइनेज क्या करता है, ATP से ADP बना, एक फॉस्फेट निकला, उसको इसने ले जाके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे ऐड करवा दिया, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब उसके बाद क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। अब ये आपस में आइसोमर्स होते हैं, तो इसलिए एंजाइम यहाँ पे यूज़ हो रहा है सेकेंड स्टेप में, फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम जब आइसोमर्स बनाते हैं तब यूज़ करते हैं।
अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक और फॉस्फेट यूज़ किया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी फर्स्ट कार्बन पे भी एक फॉस्फेट लगा दिया। तो यहाँ पे फिर से फॉस्फो फ्रक्टो और ये जो काइनेज है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब काइनेज यहाँ आ रहा है तो फॉस्फेट लग रहा है, तो फॉस्फेट कहाँ से आया, एटीपी। तो एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट हुआ तो एक फॉस्फेट निकला जिसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब एल्डोलेज जो है वो एंजाइम की लाइसेस क्लास से बिलोंग करता है। तो इसका काम क्या होता है, ये इसको 6 कार्बन वाले को 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड में लाइज कर देगा, तोड़ देगा। तो कंपाउंड्स क्या बनेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस ट्राईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये भी 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना कि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये आगे प्रोसेस करने के लिए खुद को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज करता है। तो उसके लिए ये आइसोमरेज एंजाइम यूज़ करता है जिससे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट खुद को 3GP यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज करता है, G3P बोल सकते हो आप इसको। तो यहाँ से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के हमको 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए हैं। आई होप आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। तो 3 कार्बन के हमको 2 मॉलिक्यूल्स मिल चुके हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि जो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, G3P डाइडीहाइड्रोजनेज एंजाइम का यूज़ होता है। अब इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया। अब आप देखो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसके पास एक फॉस्फेट था, इसमें 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, इसके बाद 2 फॉस्फेट आ गए हैं। तो फॉस्फेट मतलब ऐड हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है, उसका एडिशन होता है और NAD+ से NADH बनता है। तो G3P डिहाइड्रोजनेज यहाँ पे काम आएगा। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ से फॉस्फोग्लिसरेज काइनेज यूज़ करके ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना रहा है। अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे, यहाँ पे एक ही फॉस्फेट है। अब फॉस्फेट का यहाँ से रिमूवल हुआ है, जब फॉस्फेट का रिमूवल होगा तो फॉस्फेट जो बाहर आएगा उसको कोई यूज़ करेगा तो वो फॉस्फेट जाएगा ADP के पास और ADP बना लेगा ATP। तो यहाँ से हमको देखो आप 6 स्टेप से हमको एनर्जी मिलना शुरू हो चुकी है। तो ADP से ATP बन जाता है और जो काइनेज है वो हेल्प करता है ATP के प्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोग्लिसरेट, ये भी 3 कार्बन का ही है अभी। उसके बाद आता है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज जहाँ से ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। देन आएगा इनोलेज, इनोलेज से क्या बनेगा, फॉस्फोइनॉल पायरूवेट। आपका मेन प्रोडक्ट जो हमको बनाना था वो था पायरूवेट। तो अब आप देखो हम धीमे धीमे उसके पास आते जा रहे हैं और फिर वहाँ से पायरूवेट काइनेज यूज़ होगा। पायरूवेट काइनेज यूज़ होगा तो यहाँ से जो फॉस्फेट ग्रुप है वो बाहर जाएगा। बाहर जाने के लिए ADP के पास चला जाएगा वो फॉस्फेट ग्रुप और ATP बनेगा और यहाँ से पायरूवेट अकेला होकर पायरूवेट 3 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। अब जो पायरूवेट काइनेज है इसको पोटेशियम प्लस मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज की ज़रूरत पड़ती है, पोटेशियम प्लस मैग्नीशियम और पोटेशियम प्लस मैंगनीज। उसके बाद जो क्वेश्चंस मेनली जो आते हैं वो क्या होते हैं कि इसका रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है। रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है कि स्लोएस्ट स्टेप होता है रिएक्शन का, जिससे रिएक्शन की स्पीड को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो सबसे स्लो स्टेप होगा उससे हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शन की स्पीड कितनी है। तो वो स्टेप यहाँ पे होता है स्टेप नंबर 3, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है और ये होता है इस रिएक्शन का रेट लिमिटिंग स्टेप। उसके बाद दूसरा आपको ये याद रखना है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, तो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि जब यहाँ से फॉस्फेट निकल के ATP के पास पहुँच जाता है, मतलब एंजाइम क्या करेगा, ये जो एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेज काइनेज, इसका काम क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट के फॉस्फेट को निकाल के ADP को दे देगा जिससे वो ATP बना लेता है। दिस स्टेप इज़ नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और तो आप देख सकते हो ये हमने 2 जगह ऐसा देखा, यहाँ पे भी एक फॉस्फेट कम हो गया और यहाँ पे जो लास्ट फॉस्फेट था उसको भी निकाल के हमने पायरूवेट बनाया। तो 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाले स्टेप्स हैं। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में कितना ATP प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें ये सारा नहीं आएगा। जितने भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के स्टेप्स हैं ओनली वो वाला ATP हम काउंट करेंगे। तो अब हम एक अपना जो एनर्जी बैलेंस शीट होता है ना वो देखते हैं। तो अब आप देखो एक NADH को हमने 2.5 ATP कंसिडर किया है। तो हमने यहाँ पे देखा पीछे कि 2 ATP हमारे यहाँ पे खर्च हुए हैं, उसके बाद नीचे 2 ATP बने, फिर 2 ATP बने
और 2 NADH को, एक NADH को हमने कंसीडर किया है 2.5, तो 2 NADH इक्वल्स टू 2.5 ATP। तो आप देख सकते हो 2 ATP खर्च हुए थे, 2 ATP 2 बार बन के 4 ATP हो गए और 2 NADH बने। तो ये जब टोटल करोगे आप तो ये हो जाएगा नेट गेन 7 ATP का, क्योंकि एक NADH से 2.5 तो 2 NADH से 5 ATP और 5 + 4 9 ATP, बट 2 ATP खर्च भी हुए हैं तो 9 - 2 ATP इक्वल्स टू 7 ATP। ठीक है, तो 2 मोल पायरुवेट बनाने के लिए 7 ATP लगे हमको। उसके बाद अब कौन से स्टेप में ATP लगा, एक तो आपको याद हो कि एक्सोकाइनेज ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाया था, वहाँ हमने ATP खर्च किया। उसके बाद जब हमने फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट बनाया था, वहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यूज़ किया था, तो वहाँ पे एक ATP लगा। बिसफॉस्फेट बनाया था सॉरी, तो वहाँ हमने एक ATP खर्च कर दिया। उसके बाद ATP हमको जहाँ से मिलने शुरू हुए, जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हमको मिले थे, उसके बाद फॉस्फेट का रिमूवल किया हमने, जो SLP वाले स्टेप थे, वहाँ पे हमको 2 ATP मिल गए। मैं दिखाती हूँ आपको एक बार। तो देखो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट यहाँ ATP खर्च हुआ है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट यहाँ भी हमने ATP खर्च किया। उसके बाद जब इस स्टेप से हमको 2 NADH मिले, 2 ATP मिले और देन हमको ये 2 ATP मिले, तो इस तरह से आपकी जो एनर्जी बैलेंस शीट है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या होता है कि रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कैसे हो रही है, कौन से एंजाइम्स हैं जो इसको करवा रहे हैं। तो रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में आपको इतना ध्यान रखना है कि जितनी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रही हैं वही रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये सारे पॉइंट्स जो हैं रिवर्सिबल हैं, बट ये वाला एंड देन लास्ट, ये 3 पॉइंट हैं, 3 स्टेप्स हैं जो इरिवर्सिबल हैं। तो यही होंगे हमारे रेगुलेटरी एंजाइम्स, जो कि है हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और ये पायरुवेट काइनेज। तो जो भी इरिवर्सिबल रिएक्शन एंजाइम्स हैं वही हमारे रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, स्टेप नंबर 1, 3 और 10 वाले। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखा दिया, ये रिएक्शंस हैं और जो भी उनके एंजाइम्स हैं ये होंगे रेगुलेटरी एंजाइम्स। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम एक इनहिबिटरी एंजाइम्स कौन से होते हैं। तो क्या होता है ना कि जब आपके पास प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बन चुका है, हमको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, या आगे जिस भी रिएक्शन में पायरुवेट का यूज़ हो रहा है वो रिएक्शन की अभी ज़रूरत नहीं है, उसके बाद एनफ पायरुवेट है, तो क्या होता है कि प्रोडक्ट जो बनता है ना वो एंजाइम को सिग्नल देने लगता है, इसको इनहिबिट करना स्टार्ट कर देता है। हमेशा नहीं होता है, जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाए तब। तो उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं वो बताते हैं। तो अब देखो, अब आपने सोचा होगा रेगुलेटरी एंजाइम्स पढ़ तो लिए, बट क्या इनका मतलब है। तो जो रेगुलेटरी एंजाइम्स होंगे ना, जब वो इनहिबिट हो जाएंगे तब ही आपकी रिएक्शन इनहिबिट होगी। अगर जो इरिवर्सिबल वाले एंजाइम्स हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपके 3 रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट एंड पायरुवेट काइनेज। तो हेक्सोकाइनेज को अब मान लो हमको ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप हो गई है और उसको एक्टिवेट कराना है, तो उसमें हम AMP डाल देंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और अगर हम उसको इनहिबिट कराना है तो हम उसमें हम क्या करेंगे, G6 हेक्सोकाइनेज क्या कर रहा था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना रहा था, जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। तो अगर हमने ये बहुत ज़्यादा कर दिया तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो एंजाइम को सिग्नल देगा कि अब रुक जा, अब मत काम कर, तो वो इनहिबिट करेगा। तो अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर ATP, क्योंकि इस स्टेप में हम ATP यूज़ कर रहे थे, तो अगर ATP बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो ये एक्ट कर सकते हैं इनहिबिटर की, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो अति होती है वो बुरी होती है। तो इस तरह से ये दोनों ज़्यादा हो जाएंगे तो ये अपने आप इनहिबिट हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। ये रेट लिमिटिंग स्टेप भी था क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप था। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए AMP फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट, और अगर इनहिबिट करना है तो ATP बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर सिट्रेट को ज़्यादा कर दें, या H+ कंसनट्रेशन बढ़ा दें, तो ये इनहिबिट हो सकता है। अब देखो ये जो चीज़ें हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आती हैं आपके नेट पेपर में, आप देख सकते हो PYQs में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनहिबिट करना है तो क्या करें, या फिर अगर किसी ने ना रिएक्शन के बाद ये डाल दिया या ये डाल दिया तो क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, कौन इनहिबिट कर रहा है, कौन एक्टिवेट कर रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन पायरुवेट काइनेज है, एंड इन मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं इसकी ट्रिक भी आपको शेयर कर दूंगी, जिससे आप ये आसानी से याद कर सकते हो। उसके बाद पायरुवेट काइनेज, AMP देखो तीनों में ही इंक्रीज़ करेगा। ADP फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट ये एक्टिवेट करेंगे,
और इसके इनहिबिटर हैं एटीपी बहुत ज़्यादा हो जाए, एसिटाइल कोएंजाइम ज़्यादा हो जाए और एलेनिन ज़्यादा हो जाए। अब ये इनहिबिटर क्यों इससे इनहिबिट हो रहे हैं और इसको याद करने की ट्रिक क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। जब तक आप लोग ये सब जो भी बुरा है उसको आप अच्छे से रिवाइज़ करो, याद करो और PYQs ज़रूर सॉल्व करना। और एल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में PYQs भी ऐड कर दूँगी सो दैट आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो ग्लाइकोलाइसिस तो मैंने बता दी। अब उसके बाद लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे ग्लाइकोलाइसिस को रिमेंबर रखना है, क्योंकि हम इंसान हैं, भूल जाते हैं कितना भी रिवाइज़ करें। तो उसके लिए ये ट्रिक है, गुड गर्ल्स टेक फ्रेश फ्रूट्स डेली। गुड गर्ल्स जो है वो फ्रेश फ्रूट डेली लेती हैं और गॉर्जियस होती हैं, बट विपाशा जो है वो लेती है प्योर पेप्सी प्राइवेटली। गुड गर्ल्स टेक फ्रेश फ्रूट डेली, गॉर्जियस विपाशा टेक प्योर पेप्सी प्राइवेटली। तो आप देख सकते हो यहाँ से इनके सारे आपको वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब मिल जाएंगे और आपको एक आइडिया हो जाएगा जब आप ये पढ़ोगे कि हाँ ये मेरा सही जा रहा है। तो आपको याद तो करनी है प्रोसेस, बट साथ में एक अगर आप भूल जाओ तो उसके लिए ये एक छोटी सी ट्रिक है। बाकी इनहिबिटर्स की और एंजाइम्स की ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में आई विल अपलोड। थैंक यू सो मच।